हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बच्चों। तो इस समय बच्चों बज रहा है मॉर्निंग का 5 o'clock और हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का अगला कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, हम लोग इसका एक वीडियो पढ़ चुके हैं पहले भी, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें आपको एक प्लेलिस्ट होगी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, है ना। किसकी प्लेलिस्ट होगी? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो हमारा पुराना वाला मिलेगा, और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी या डिस्ट्रीब्यूशन के या उसके आगे भी, वो सारे वीडियो इसी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, है ना, वीडियो में जाएंगे। ठीक है, तो प्ले लिस्ट पे जाइए, उसमें आपको और भी बहुत सारे प्ले लिस्ट मिलेंगे। बीएससी के, एमएससी के, 12 की मैथ्स के, आईआईटी लेवल से 12 की मैथ्स भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो उसके बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे और वो वीडियो आप जा करके मस्त अंदाज में देख सकते हैं। नॉलेज का जो है वो समुद्र है, सागर है, ठीक है मेरा एचडी मैथमेटिक्स। तो वहाँ पर जा करके आराम से आप गोते लगा करके एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, तो बच्चों आज हम लोग रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में बेटा हमने सैंपल स्पेस के बारे में समझा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर हमारा रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना। सैंपल स्पेस हम लोगों ने समझ लिया था क्या होता है। देखो बच्चों बच्चों क्या होता है यहाँ पर रैंडम वेरिएबल में बच्चों, है ना, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल x से। तो जो कैपिटल X होता है ना, रैंडम वेरिएबल मतलब x इज ए फंक्शन, x इज ए फंक्शन फ्रॉम s टू r। s का मतलब क्या हुआ? सैंपल स्पेस, और r का मतलब क्या है? रियल नंबर। तो s क्या है बोलो? s है हमारा सैंपल स्पेस, और r क्या है बोलो? r हमारा है रियल नंबर। बात समझे? तो मतलब जो x होता है, x मतलब x जो होता है वो एक फंक्शन होता है s से लेकर के r तक, है ना। x जो है मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, ये फंक्शन होता है सैंपल स्पेस से लेकर के रियल नंबर तक। ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा हमको मालूम होना चाहिए। देखो जैसे क्या होता है, मान लीजिए जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मेरा एक फंक्शन है a से लेकर के b तक, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो जैसे कुछ a होता है, a कोई सेट होता है, वो नेचुरल नंबर, रियल नंबर या कोई भी सेट हो सकता है। मान लिया मैंने a ये है -2 -1 0 1 2, मान लीजिए a हमारा ये है, और मान लीजिए b हमारा ये है 0 1 2 से लेकर के 100 तक, ये b है। ठीक है, और मान लीजिए मैंने फंक्शन ये ले लिया f(x = x²+1), मान लो मैंने ये फंक्शन ले लिया। तो देखो इस फंक्शन का ये a को क्या कहते हैं? डोमेन। a क्या होता है? फंक्शन का डोमेन। और b क्या होता है बच्चों? कोडोमेन। ध्यान रखना, b रेंज नहीं होता बल्कि क्या होता है? कोडोमेन। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो ये है, इसी को हम ऐसे भी कहते हैं कि y = x²+1। f(x) और y सेम बातें हैं। अब जो हमारा बेटा फंक्शन है ना, ये x अपनी वैल्यू जो लेगा वो a से लेगा। देखो जैसे हम x को -2 ले सकते हैं, क्योंकि a में देखो ये चीजें हैं, x को -2 ले सकते हैं। अगर x को -2 लिया तो f(x) क्या है? देखो f(x) है x²+1। तो x को हमने -2 रखा तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, हम x को -1 भी ले सकते हैं। अगर हमने x को -1 लिया तो f(x) फिर से x²+1 है, x की वैल्यू -1 रखो तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, हम x को 0 भी ले सकते हैं। अगर हमने x को 0 लिया तो f(x) क्या हो गया? x²+1, तो वैल्यू 1 हो गई। हम x को 1 भी ले सकते हैं, तो f(x) क्या हो गया? x²+1। x को 1 लिया तो 1 + 1 2 हो गया, है ना। क्योंकि x की वैल्यू ये आप 5 में से कुछ भी ले सकते हो। अगर हम x को 2 लेंगे तो f(x) क्या होगा बोलो? x²+1 होगा। x को 2 रखोगे तो वैल्यू फिर 5 आ जाएगी। तो देखो ये हमने जब x की वैल्यू को रखा तो हमें फंक्शन की वैल्यूज मिली। जो फंक्शन की वैल्यूज हैं इनको रेंज कहा जाता है। देखो रेंज क्या क्या है,
रेंज में ये 5 चीजें हैं लेकिन उनमें से भी 2 सेम हैं, तो क्या हुआ 1 2 5। क्योंकि जब हम सेट लिखते हैं तो हर चीज अलग अलग होती उसी को लिखते हैं, एक जैसी 2 चीजें हम रेंज में सेट में नहीं लिखते। तो चूंकि डोमेन भी एक सेट है, कोडोमेन भी एक सेट है और रेंज भी एक टाइप का सेट है। ध्यान रखना रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस है। मतलब फंक्शन क्या करता है, डोमेन से अपनी वैल्यू लेता है और उसका जो आंसर है वो कोडोमेन के अंदर जाता है, ये कंफर्म है। देखो जो आंसर आए हैं वो इन्हीं में से कुछ हैं, इनके बाहर नहीं निकले आंसर, बाहर निकलेंगे तो फंक्शन नहीं माना जाएगा। हमारे रेंज के आंसर कोडोमेन के अंदर रहने चाहिए। तो इसका मतलब देखो बच्चों ये हुआ, यहाँ जो फंक्शन हमने बनाया है, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है जिसकी डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं, जो इसकी सही डेफिनेशन है। बाकी कोई आपको कितना भी लैंग्वेज में समझा ले कि भैया रैंडम वेरिएबल ऐसे होता है तो वैसे होता है तो ये करता है तो वो करता है, वो सब कुछ नहीं। आपको अगर ये डेफिनेशन नहीं मालूम है तो फिर इसका मतलब रैंडम वेरिएबल में आप हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, जो उसकी सबसे ज़रूरी बात है वो हमको मालूम होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात ये है, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। बात खत्म हो गई। अच्छा देखो, मतलब ये क्या करेगा, अपनी वैल्यूज़ को सैंपल स्पेस से लेगा और अपना जो आंसर है वो रियल नंबर में देगा। जैसे कि फंक्शन जो अपना आंसर है वो कोडोमेन के अंदर ही देता है कुछ ना कुछ। आंसर का मतलब एफ एक्स की वैल्यूज़, जैसे एक हो गया एक्स, एक्स वो लेता है ए से, डोमेन से, और जो एफ एक्स निकलता है वो हमेशा बी के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो जो फंक्शन है ना, ये एक्स, एक्स क्या है, फंक्शन। अब देखो जैसे हमने बताया कि हमें फंक्शन आखिर क्या लेना है, जैसे अगर हम फंक्शन को बदल देंगे तो एफ एक्स बदल जाएगा, हालांकि एक्स यही रहेगा। अगर मान लीजिए मैं फंक्शन को ये ले लूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 ले लूँ, तो भाई x तो तब भी यही लेना है, लेकिन फंक्शन की आंसर्स बदलेंगे, एफ एक्स की वैल्यूज बदलेंगी, रेंज बदलेगी। तो हमें बताना पड़ेगा कि हम फंक्शन क्या लेना चाहते हैं। भाई ए दे दें, बी दे दें और कह दें एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है एफ एक्स फंक्शन है, लेकिन आखिर फंक्शन क्या है ये बताएं भी तो आप, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ मैंने फंक्शन कुछ और लिया, यहाँ कुछ और लिया, फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। इनफाइनाइट फंक्शन पॉसिबल है, कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं। हाँ, अब डोमेन आपने ये रखी है तो ठीक है, आप फंक्शन कोई भी लेंगे एक्स की वैल्यू तो यहीं से आएगी, और कोडोमेन भी ये फिक्स रहेगी। हाँ, रेंज उसकी बदलेंगी, फंक्शन के चेंज होने से एफ एक्स की वैल्यूज बदलेंगी जो कि रेंज बदलेंगी। बस समझे ना। अच्छा, डोमेन कोडोमेन भी मेरे ऊपर है कि हम क्या लें। जैसे कि मान लो अगर मैं चाहूँ तो डोमेन को चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोडोमेन को चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये मतलब फंक्शन का बेसिक मतलब होता है जो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। अच्छा अब देखो, और अगर आपको बहुत डिटेल से ये फंक्शन पढ़ना है तो क्लास 12 की मेरी प्लेलिस्ट है फंक्शंस की, उसमें मैंने आईटी लेवल से फंक्शन अपलोड किया है, जहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, खासतौर पर डोमेन रेंज निकालने के मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताए हुए हैं। क्योंकि बहुत से जगहों पर आप बहुत से एग्ज़ाम ऐसे देते हैं जहाँ पर ये फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। एक होता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं पढ़ाऊँगा अभी आगे चल के, है ना। फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, ये होता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, तो कई ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऐसे आप देते हैं जहाँ पर ये कोर्स में अपने आता है, सिलेबस में होता है ना। तो सिलेबस अलग अलग कंपटीशन के अलग अलग होते हैं, और ये वैसे भी फंक्शन बेसिक चीज़ है, ये हमें आनी चाहिए, ये हर जगह यूज़ हो जाती है। ठीक है ना, चलिए फिर इसको बताते हैं बच्चों। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो ध्यान दो बच्चों, अब जैसे मैंने कहा ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है सैंपल स्पेस से लेकर रियल नंबर तक। तो भाई अब सैंपल स्पेस तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था। अगर हम एक डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कुछ अलग होगा, दो डाइस को फेंकेंगे सैंपल स्पेस कुछ अलग होगा, कॉइन को फेंकेंगे सैंपल स्पेस कुछ अलग होगा, है ना। तो सैंपल स्पेस इस बात पर डिपेंड करेगा
कि भाई हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, और रैंडम वेरिएबली बताना पड़ेगा कि भाई फंक्शन आपने लिया है तो क्या फंक्शन लिया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैंने कहा, एग्जांपल ये है कि मान लो मैंने कहा कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। मान लो मैंने कहा कि 3 कॉइन्स मैंने टॉस किए, कुछ नहीं लिखा है तो वो डिफरेंट ही होंगे। मैंने बताया था कॉइन्स अगर डिफरेंट हैं और आइडेंटिकल हैं तो सैंपल स्पेस पर फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉइन्स को डिफरेंट माना है, और अगर मैं कॉइन्स के बारे में कुछ भी ना लिखूं तब भी वो डिफरेंट ही होंगे। अगर मैं डाइस फेंकूं और डाइस पर ये डिफरेंट ना लिखूं तब भी वो डिफरेंट ही माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करता हूं तो देखो सैंपल स्पेस क्या होगा। तीनों हेड हो सकते हैं, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, और टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, और तीनों भी टेल हो सकते हैं। बस समझे। देखो 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आना चाहिए, और आएंगे क्योंकि 2 की पावर n होता है। अगर हम n कॉइन को थ्रो करते हैं तो 2 की पावर n चीज़ें सैंपल स्पेस में आती हैं। ये मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, बेटा मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस आखिर निकाले कैसे जाते हैं। बस समझे। तो अगर हम 3 डिफरेंट कॉइन्स को टॉस करते हैं तो अपना जो सैंपल स्पेस बच्चों आता है वो ये आता है। ठीक है, तो मतलब आप समझिए कि ये हमारा सैंपल स्पेस है, मतलब ये हमारा डोमेन है। जैसे कि मान लो ये हमने एस मान लिया, तो एस में क्या क्या आ गया, ट्रिपल एच आ गया, एच एस टी आ गया, ठीक है, एच टी एच आ गया, और टी एच आ गया, टी एच आ गया, टी आ गया, एच टी आ गया, और देखो ट्रिपल टी आ गया। ठीक है, ये बच्चों यहां पर देखो हमारा सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर रियल नंबर है। रियल नंबर तो बहुत कुछ होता है, रियल नंबर में तो इनफाइनाइट चीजें आती हैं। अब जो हमारा फंक्शन है, मतलब जो हमारा एक्स है ना, एक्स वो क्या है वो तो हमने बताया नहीं, क्योंकि वो भी तो सैंपल स्पेस देख के बताना पड़ेगा ना। मतलब जो हमारा एक्स जो हम फंक्शन मानेंगे वो भी तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई आपने एक्सपेरिमेंट क्या लिया है। ऐसे तो है नहीं कि सैंपल स्पेस कुछ और ले दूं मैं और उस पर एक्सपेरिमेंट कुछ और ले लूं। तो जैसे मान लो अब मैंने कहा कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या है। मैंने पहले पूछा कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या ले रहे हो, बोले एक्सपेरिमेंट 3 कॉइन्स का ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है ले लो भाई। फिर हमने कहा ठीक है 3 कॉइन का सैंपल स्पेस तो ये होता। अब हम सैंपल स्पेस देखने के बाद अपना रैंडम वेरिएबल मतलब फंक्शन बताएंगे। तो हमने कहा मान लो कि हमारा जो फंक्शन है ये है नंबर ऑफ हेड्स। मान लो मैंने कहा कि ये हमारा फंक्शन है, हमारा एक्स जो है वो क्या है, बोलो नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है, जो हमारा एक्स है, एक्स का मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। अब मैंने साफ किया कि मुझे अपना फंक्शन क्या चाहिए, तो मुझे अपना फंक्शन चाहिए है नंबर ऑफ हेड्स। बात समझे। मैं कुछ भी ले सकता था, मैं नंबर ऑफ टेल्स भी ले सकता था, क्योंकि अब कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें हेड या टेल ही आएगा। अब उसमें कोई 1 2 3 4 5 6 तो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर ये रैंडम वेरिएबल नहीं ले सकता कि मुझे 2 चाहिए, क्योंकि वो आएगा डाइस में 2 3 4 5 6, है ना। अगर आप एक ताश की गड्डी में से पत्ते खींचोगे तो वो पत्तों का ही कुछ ना कुछ सैंपल, पत्तों का ही कुछ ना कुछ रैंडम वेरिएबल आप लोगे। अगर आप किसी बॉक्स में से बॉल्स को निकालोगे तो बॉल्स का ही कुछ ना कुछ आप रैंडम वेरिएबल बताओगे। जैसे यहाँ पर आप हेड और टेल की बात कर रहे हैं तो इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आप बताओगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब मैंने कहा मान लो हमारा रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स है। देखो अब क्या होगा, जैसे ये फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या करता है, डोमेन का पॉइंट पकड़ता है। जैसे कि मान लो ये डोमेन का पॉइंट है, तो फंक्शन ने इसको पकड़ा,
एक्स इस पर ऑपरेट हुआ, मतलब ये हमारा एफ और ये एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो इसमें कितने हेड हैं? 3, तो आंसर आ गया 3। मतलब फंक्शन डोमेन के पॉइंट्स को पकड़ेगा। तो फंक्शन क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है। उसने क्या किया? डोमेन का पहला पॉइंट पकड़ा, है ना। और पहला पॉइंट जब पकड़ा तो वहां पर देखो ये 3 हेड थे, तो उसका आंसर कितना हो गया? 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हेड कितने? 3 हैं। तो ये वही हो गया एफ ऑफ एक्स और उसकी कुछ वैल्यू। अच्छा, फिर क्या होगा? देखो, अगर हम एच एच टी लें, दूसरा पॉइंट पकड़ें, है ना, तो इसकी वैल्यू पहुंच गई 3। दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे, इस पर हेड कितना आएगा? 2। तो इस पर देखो, इसमें हेड कितने हैं? 2 हैं, तो इसका आंसर 2 हो गया। मतलब ये एफ ऑफ एक्स और उसकी वैल्यू, मतलब ये रेंज निकल रही है, फंक्शन की वैल्यूज निकल रही है ना। अच्छा, अगर हम तीसरा पॉइंट पकड़ें, क्या है तीसरा पॉइंट? देखो एच टी एच, तो एच टी एच को पकड़ें तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स 2 है ना। अगर हम चौथा पॉइंट पकड़ें तो क्या है? बोलो, टी एच एच है, तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 2 हैं। अगर हम ये पकड़ें टी टी एच, टी टी एच पकड़ें तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है। अगर हम टी एच टी पकड़ें तो टी एच टी पकड़ें तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है। अगर हम एच टी टी पकड़ें तो एच टी टी में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है। अगर हम ट्रिपल टी पकड़ें तो ट्रिपल टी में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 0 है। ठीक, तो मतलब देखो, जैसे ये 3 पर गया, ये 2 पर गया, एच टी एच भी 2 पर ही जाएगा, टी एच एच भी 2 पर ही जाएगा, टी टी एच 1 पर जाएगा, है ना। टी एच टी भी 1 पर जाएगा, एच टी टी भी 1 पर जाएगा, और टी 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 कहाँ जाएगा? 0 पर जाएगा। तो देखो, रेंज जो हमारा आया इस फंक्शन का, इस फंक्शन की रेंज में देखो क्या क्या आया। 3 आया, 2 आया, 1 आया और 0 आया। इस फंक्शन की देखो रेंज में ये चीजें आई, है ना। तो मतलब अब देखो, कोडोमेन तो बहुत बड़ा होता है। कोडोमेन में तो पूरा रियल नंबर, रियल नंबर में तो -1, -2, -3, 1.2, 1.4, 1.6 बहुत कुछ आएगा। लेकिन जो फंक्शन की वैल्यूज आई वो केवल ये आई। अच्छा, रैंडम वेरिएबल, जैसे यहाँ पर हमने नंबर ऑफ हेड्स लिया है, हम नंबर ऑफ टेल्स भी ले सकते थे। अगर हम नंबर ऑफ टेल्स लेते तो वहाँ पर टेल को काउंट करते। जैसे अगर हम नंबर ऑफ टेल्स लेते तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, क्योंकि इसमें कोई टेल नहीं था। अगर हम नंबर ऑफ टेल्स लेते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, क्योंकि इसमें एक टेल था। इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती, इसकी वैल्यू भी 1 होती, है ना। तो रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यूज निकलती हैं। ठीक है ना, लिखो जरा इसको ध्यान से। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। देखो बोरेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जानो, सर पे है वो सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है। देखो ध्यान दो। अच्छा, मान लो बच्चों, हमने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। एक बॉक्स में मैंने 4 रेड बॉल्स ले लिया और 2 ग्रीन बॉल्स ले लिया, और ये रेड आपस में डिफरेंट डिफरेंट है। मैंने बताया था जब भी मैं कुछ ना बोलूं तो वो रेड आपस में डिफरेंट ही माने जाएंगे। मतलब आप इसको समझिए ऐसे कि मान लो मेरे पास 4 रेड बॉल्स हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, कि बॉल्स अलग अलग हैं। 2 ग्रीन बॉल्स हैं और G1 और G2 ये बॉल्स भी कैसे हैं? अलग अलग। 4 रेड बॉल्स हैं, चारों के जो नाम है वो अलग अलग है, क्योंकि चारों अलग अलग हैं। तो कुल मिला के 6 बॉल्स हैं। ठीक, अब मान लीजिए मैंने कहा कि 3 balls
are drawn at random। मान लो मैंने कहा कि मैंने 3 बॉल्स को एक साथ निकाला, 3 बॉल्स को मान लो मैंने एक साथ निकाला। अब देखो, अगर मैंने 3 बॉल्स को एक साथ निकाला तो हमारा जो सैंपल स्पेस हो सकता है वो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि टोटल बॉल्स 6 हैं और 6 में से हमको 3 चाहिए। अगर टोटल बॉल 6 हैं, अलग अलग है सारी, और 6 में से हमको 3 चाहिए, तो 6C3 आंसर आएगा। 6 3 के मतलब बहुत से केस बनेंगे, जैसे R1 R2 R3 निकल सकता है, R1 R2 R4 निकल सकता है, R1 R3 R4 निकल सकता है, R1 R2 G1 निकल सकता है, R1 R2 G2 निकल सकता है, R2 R3 G1 निकल सकता है, R2 R3 G2 निकल सकता है, बहुत कुछ निकल सकता है। 6C3 की वैल्यू क्या आएगी? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो क्या होगा बोलो? NCR होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस r का फैक्टोरियल। देखो क्या होगा, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। नीचे भी देखो 3 फैक्टोरियल को 6 लिख लें और ये 3 फैक्टोरियल रहने दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 20 आ जाएगी। मतलब सैंपल स्पेस में 20 केस बनेंगे, और भी ज़्यादा बन सकते थे, वो डिपेंड करता बॉल्स यहाँ पर कितनी है, निकाली कितनी है। तो मतलब यहाँ पर हम सैंपल स्पेस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। मान लो लिखना चाहें तो जैसे कि 3 बॉल्स निकाली, तो हो सकता है वो ये हो जाए, तीनों बॉल्स एक साथ निकाली, हो सकता है वो तीनों बॉल्स ये हो जाएं, हो सकता है ये तीनों बॉल्स ये हो जाएं, ठीक है, हो सकता है ये तीनों बॉल्स ये हो जाएं, हो सकता है ये तीनों बॉल्स ये हो जाएं, है ना। ऐसे बहुत सारे देखो यहां पर केसेस बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो मतलब ये सैंपल स्पेस हो गया। अब सैंपल स्पेस को देखकर ही हम अपना रैंडम वेरिएबल बताते हैं हमेशा कि भैया, और सैंपल स्पेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया, बात समझे ना। तो सैंपल स्पेस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया। तो हमने कहा ठीक है, सैंपल स्पेस को देखा, एक्सपेरिमेंट को देखा, हमने कहा अब हम बताते हैं कि मुझे एक्स आखिर क्या लेना है, फंक्शन आखिर क्या लेना है, ठीक है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि मान लो फंक्शन को, मतलब एक्स को ले लेते हैं, एक्स को ले लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स। हमने कहा हाँ अब ठीक है, अब आप नंबर ऑफ रेड बॉल्स ले लीजिए एक्स को। अब देखो सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट पर जाकर के एक्स ऑपरेट होगा, जैसे इस पर ऑपरेट होगा, तो जैसे ही इस पर ऑपरेट होगा, R1 R2 R3 पर ऑपरेट होगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 3, क्योंकि इसमें 3 रेड बॉल्स हैं, सब पर ऑपरेट हो सकता है ना। अच्छा, और देखो सैंपल स्पेस इस पर भी ऑपरेट हो सकता है, G1 G2 R1, तो देखो यहां पर रेड बॉल कितनी है? 1। और को सैंपल स्पेस इस पर भी ऑपरेट होगा, मान लो कोई पॉइंट ऐसा हुआ R1 R2 G1, तो यहां पर वैल्यू कितनी है? 2, है ना। तो मतलब आप समझिए, जैसे कि मान लो सैंपल स्पेस अगर इस पॉइंट पर ऑपरेट हुआ तो इसने आंसर 3 दिया, अगर सैंपल स्पेस इस पॉइंट पर ऑपरेट होगा तब भी आंसर 3 ही देगा, क्योंकि इसमें 3 रेड बॉल्स हैं। सैंपल स्पेस अगर इस पॉइंट पर ऑपरेट होगा तब भी अपना आंसर 3 ही देगा। अच्छा, सैंपल स्पेस अगर इस पर ऑपरेट हुआ तो इसमें 1 रेड बॉल है, आंसर 1 दिया। सैंपल स्पेस अगर इस पर ऑपरेट होगा तो इसमें भी 1 रेड बॉल है, आंसर 1 देगा। तो मतलब ये हुआ कि अब सैंपल स्पेस क्या है इसको हटाओ, ये देखो सैंपल स्पेस के आंसर क्या क्या आ सकते हैं। तो मतलब जो हमारे x के आंसर हैं, मतलब जो x के रेंज हैं, x के रेंज वो देखो क्या क्या आ सकते हैं। x की रेंज 3 हो सकती है, 3 रेड बॉल हो सकते हैं, 2 भी रेड बॉल हो सकते हैं, 1 भी रेड बॉल हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि रेड बॉल 0 हो जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन बॉल तो 2 ही हैं। अगर रेड बॉल ग्रीन हो, रेड बॉल अगर ग्रीन बॉल 3 होती तो ऐसा पॉसिबल था कि तीनों ग्रीन बॉल्स निकल आती और रेड बॉल ना निकलती, तो ऐसे केस में फिर x की वैल्यू 0 हो सकती थी, क्योंकि x का मतलब हमें केवल रेड बॉल काउंट करनी है हर एक सैंपल स्पेस के पॉइंट में से, है ना। तो हमारा जो रेंज हो गया वो इसमें 3 आंसर आ सकते हैं, मतलब रेड बॉल या तो 1 आएगी,
रेड बॉल या तो 2 आएगी और रेड बॉल या तो 3 आएगी, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रेड बॉल 4 आ जाए, क्योंकि 3 ही बॉल आप निकाल रहे हो। तो जब आप 3 ही गेंद बॉल्स निकालोगे तो रेड बॉल्स मैक्सिमम 3 हो सकती, 2 हो सकती, 1 हो सकती, रेड बॉल 0 भी नहीं हो सकती। तो ये हमारे एक्स की रेंज आ गई, या इसको हम कहते हैं ये एक्स की वैल्यूज आ गई। एक ही बात है, ध्यान दो, एक्स की वैल्यूज कह लो या इनको एक्स की रेंज कह लो, वही मतलब फंक्शन की वैल्यूज या फंक्शन की रेंज कुछ भी कहा जा सकता है। एक हो गया एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर जो उसका डोमेन है, डोमेन क्या, डोमेन देखो ये है ना। और एक हो गया फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू। कैपिटल एक्स हमारा क्या है, देखो यहाँ पर फंक्शन है। तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यूज हैं वो देखो यहाँ पर 3 अलग अलग आ गई, है ना। अच्छा, अब देखो हम नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स भी ले सकते थे। अगर हम x को यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स लेते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन में, है ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने रैंडम वेरिएबल को ये माना। अगर मान लो मैं रैंडम वेरिएबल को नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स मानता हूं, है ना, अगर मैं रैंडम वेरिएबल को नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स मान लीजिए मानता हूं, अगर, हाँ देखो सैंपल स्पेस तो यही रहेगा। जैसे ही आप 3 बॉल निकालोगे सैंपल स्पेस यही रहेगा। जैसे ही आप 3 गेंदे निकालोगे ना, सैंपल स्पेस यही रहेगा। फिर डिपेंड करता है कि आपने रैंडम वेरिएबल क्या माना। जैसे आपने रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ रेड बॉल्स माना, है ना। अब यहां पर आप रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स मान रहे हो। तो अब देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे अगर आप x को इस पर ऑपरेट करोगे तो ग्रीन बॉल्स का नंबर 0 होगा, है ना। इस पर ऑपरेट करोगे तब भी 0 होगा, इस पर करोगे तब भी 0। इस पर ऑपरेट करोगे, अगर आप इस पर ऑपरेट करोगे तो ग्रीन बॉल्स का नंबर 2 होगा, है ना। और हो सकता है अगर आप ये पॉइंट ले लो G1 R2 R3, तो ग्रीन बॉल्स का नंबर 1 हो सकता है। तो मतलब नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स देखो या तो 0 हो सकती हैं, या 1 हो सकती हैं, या 2 हो सकती हैं। तो मतलब x की जो यहाँ पर वैल्यूज हैं वो 0 या 1 या 2 आ सकती हैं, है ना। x की वैल्यूज, x क्या है हमारा, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 0 हो सकता है। तो मतलब देखो रैंडम वेरिएबल के बदलते ही उसकी वैल्यूज बदल गई, और बदलना थी। फंक्शन को बदलते ही फंक्शन की रेंज तो बदलेगी ही बदलेगी ना। तो जैसे यहाँ पर x कुछ और था तो उसकी रेंज कुछ और थी, यहाँ पर x कुछ और है तो उसकी रेंज कुछ और आ गई, फंक्शन की वैल्यूज और आ गई कुछ। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स मान रहे हो तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स जो है बच्चों, अगर आप 3 बॉल्स निकालते हो, आपने 3 बॉल्स को निकाला तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा कि रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है और उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अब देखो बच्चों, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज निकलती हैं, इन्हीं वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकलती है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बात समझे ना। मतलब प्रोबेबिलिटी भी हमको पढ़ना ही है बेटा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे थोड़ी कुछ पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी हमारे सिलेबस में है ही। तो प्रोबेबिलिटी भी हमको पढ़नी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है। तो हमने रैंडम वेरिएबल भी समझा, है ना। अब हम प्रोबेबिलिटी सीखेंगे कैसे निकालते हैं। फिर क्या होता है, जैसे रैंडम वेरिएबल के जो आंसर आ रहे हैं ना, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। जैसे मान लो रैंडम वेरिएबल का आंसर 1 आया, तो हम कहेंगे x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी, x बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी, x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो जब हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो इन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमको आगे सीखना है। लेकिन उससे पहले हमें यह सीखना होगा कि आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो टेंशन मत करिएगा, सब कुछ अच्छे मस्त होकर के पढ़ेंगे और इन्जॉय करते हुए बेटा मैथ्स को पढ़ना है। मैथ्स का दूसरा नाम ही इन्जॉयमेंट होता है, ये मान के चलेंगे तो लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इन्जॉय करते हुए पढ़ेंगे, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।